स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था दर्पण के बारे में कि मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। तो दो प्रकार के दर्पणों के बारे में हम पढ़े थे। पहला प्रकार था आपका गोलीय दर्पण, दूसरा प्रकार था आपका समतल दर्पण। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण आपको आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना था। दूसरा हमारा टॉपिक था जिसका नाम था गोलीय दर्पण, इसके बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, हमने आसानी तरीके से गोलीय दर्पण को समझा था। गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में हमने उल्लेख किया था, जिसमें दो दर्पणों के बारे में हमें इस पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना है, जिसका नाम होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए, ये पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। यदि आप नए हैं तो जाकर आप पहले पिछला लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद इस लेक्चर को बहुत आसानी तरीके से देखिए। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर से एक बार और स्वागत मैं करता हूँ आप सभी का स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। चलिए, अब आज हम बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा गोलीय गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है ना प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से अर्थात अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से कुछ मुख्य परिभाषा होती है, इनसे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा होता है जिनको बारे में हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझिए आप लोग। ठीक है, सिर्फ छोटा सा फिगर बनाया जाना बच्चों। तो ये आपको बताया गया था, ये होता है ना अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो ये वाला जो दर्पण है बच्चों, ये होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण, और ये जो सेकंड वाला है ये आपका है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दो प्रकार के दर्पण आपको बताया गया था गोलीय दर्पण के। ठीक, तो यहाँ पर छोटा सा मैं फिगर आपको बना रहा हूँ। ठीक है, ये फिगर तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होता है एफ, यहाँ पे होता है सी। ये चीजें आपको, हर एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों। चलिए, देखिए, आपके सामने दो फिगर है, एक अवतल दर्पण का है, दूसरा उत्तल दर्पण का है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, आपको पहला टॉपिक ये हमारा है ना गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है। पहला परिभाषा आपका होता है, पहला हमको पढ़ना है वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है, पहला आप कर लीजिए, पहला टॉपिक हम कर लेते हैं क्या है ये, ध्रुव। ठीक है, पोल के बारे में पढ़ना है। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक होगा वक्रता केंद्र। तीसरा हमारा टॉपिक होगा इससे रिलेटेड, तीसरा हमारा टॉपिक होगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चौथा हमारा टॉपिक होगा फोकस फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, या फिर इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, पांचवा हमारा टॉपिक होगा फोकस दूरी। ठीक है, पांचवा हमारा टॉपिक है फोकस दूरी। और नंबर 6 आपका है फोकस तल, फोकस तल। ठीक है, और नंबर 7वां आपका टॉपिक होगा दर्पण का, दर्पण का द्वारक। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य रूप से आपको जो है 7 टॉपिक के बारे में, 7 परिभाषाओं के बारे में आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला होगा ध्रुव, दूसरा होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, तीसरा होगा वक्रता त्रिज्या,
चौथा होगा क्या है फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस, पांचवा आपके है फोकस दूरी, छठवां आपके है फोकस तल, सातवां आपके है दर्पण का द्वार, और एक और छोटा सा आता है टॉपिक जिसका नाम होता है बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, आठवां टॉपिक होता है मुख्य अक्ष। यानी कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि टोटल आपको गोलीय दर्पण से संबंधित 8 परिभाषाओं के बारे में आपको पढ़ने हैं। इतना बातें क्लियर हो रहा है। अब एक एक टॉपिक को हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है ध्रुव, पोल। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देखिए ध्रुव क्या होता है ना बच्चों, पोल क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित पहला आपको पढ़ना है आपको टॉपिक जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है बच्चों कि दर्पण के, ये जो दर्पण आप देख रहे हो अवतल दर्पण, यहाँ पे दर्पण जो है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। याद रखिए। ठीक है, ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है और इसका क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मीड पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको हम कैपिटल P से दर्शाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका है वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, बिल्कुल आसानी तरीके से फिगर से समझिए आप लोग क्या बताया जा रहा है। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, आप जानते हो कि जो भी दर्पण होता है प्यारे बच्चों, दर्पण जो होता है ना एक खोखले गोले से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी का कटा हुआ एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। आप जानते हो कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जिनमें पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है। ठीक है, और उसी से काट कर दो दर्पण बनाए जाते हैं, जिसका नाम होता है अवतल और दूसरे का नाम होता है उत्तल। इतना बातें क्लियर हो है ना। तो चलिए, वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण जो होता है प्यारे बच्चों, यह जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये उत्तल दर्पण है, इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, एक ये क्या बनेगा, एक गोला बनेगा और इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो ये जो इसका केंद्र होता है ना, इसी केंद्र को हम कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल, सॉरी यहाँ पे है, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल C से दर्शाते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पर है कैपिटल C और यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ पे है कैपिटल C। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना बच्चों, कि वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और दूसरी बात यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो लंबाई होती है, इसी दूरी को हम कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r या फिर कैपिटल R से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कैपिटल R से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आइए, ये ध्रुव है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। बताइए यहाँ तक बातें सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगला हमारा टॉपिक होगा फोकस बिंदु, अर्थात मुख्य फोकस इसको कहा जाता है। तो फोकस बिंदु क्या होता है ना बच्चों, फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो वक्रता केंद्र है और यहाँ पर ये जो ध्रुव है, इसका इनके बीच की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, इसके मध्य बिंदु को हम कहते हैं क्या, फोकस बिंदु कहते हैं, जिसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या के मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को हम कहते हैं क्या, फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, जिसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। ठीक है, और इस फोकस बिंदु को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। ठीक, या तो ऐसे डिफाइन करिए या दूसरा तरीका क्या है बच्चों डिफाइन करने के लिए, हम ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच
कि मध्य बिंदु को, इनके बीच के जो मिड पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसी बिंदु को हम कहते हैं क्या, फोकस बिंदु कहते हैं, या फिर कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ना फोकस दूरी। ठीक है, फोकल लेंथ। क्या होता है फोकस दूरी? आसान है। तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है कि फोकस बिंदु, ठीक है, और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं क्या, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पर है फोकस बिंदु, यहाँ पर है सॉरी इधर है वो ध्रुव है, और इनके बीच की जो दूरी होगी, दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, जिसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, इसको दर्शाते स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फोकस तल। देखिए फोकस तल क्या होता है ना कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। ठीक है, अभी इसके पहले हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इसके बाद टॉपिक आ रहा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के, गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर जो जाने वाली रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये बात है आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब हम आते हैं फोकस तल पर। फोकस तल क्या है ना बच्चों कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ये मुख्य अक्ष आप देख रहे हो, इसके लंबवत होना चाहिए। लंब कैसे होगा जब इस पर 90 अंश कैसे कोण बने। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को हम कहते हैं क्या, फोकस तल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष हमेशा मुख्य अक्ष का विलंबवत होगा। दूसरी कंडीशन कि फोकस बिंदु से होकर जाना चाहिए। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को ध्यान से आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश करिए आप लोग प्यारे बच्चों। ठीक है, चीजें क्या है कि एक तो पहला कंडीशन है फोकस तल के लिए, नंबर पहला कंडीशन है कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत होना चाहिए, अभिलंबवत। ठीक है, अभिलंबवत होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है बच्चों कि फोकस बिंदु से होकर, ठीक है, फोकस बिंदु से होकर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो रेखा होगी बच्चों, वो जो रेखा होगी, इस रेखा को हम क्या कहेंगे बच्चों, फोकस तल के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, समझा रहा है? तो ये चीजें आपकी फोकस तल है। ठीक है, कि मुख्य अक्ष का विलंब, ठीक है, फोकस बिंदु से होकर ऐसे जाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस तल के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, अगला देखिए दर्पण का द्वारक, लास्ट टॉपिक। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के एक छोर से दर्पण के दूसरे छोर के बीच की जो लंबाई होती है, उसी लंबाई को हम कहते हैं क्या, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण के द्वारक क्या होता है कि दर्पण के एक छोर से दर्पण के दूसरे छोर के बीच की लंबाई को क्या कहेंगे बच्चों, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग कि ये दर्पण का पहला छोर है, ये दर्पण का दूसरा छोर है। इनके बीच की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, उसी लंबाई को हम क्या कहेंगे बच्चों, दर्पण का द्वारक कहेंगे। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो ये दर्पण का पहला छोर है, ये दर्पण का दूसरा छोर है। इनके बीच की जो लंबाई होगी, उसी लंबाई को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ तक बातें सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और उसके बाद अगला टॉपिक हम क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात है, अब सभी को समझ में आ गया। अब चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। गोलीय
गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक आपका होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उन दोनों दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से गोलीय दर्पण से मतलब इन दर्पणों से परावर्तन होता है प्रकाश का, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से आप समझिए। इधर आप कर लीजिए सबसे पहले। हाँ, इधर आप कर लीजिए आप अवतल दर्पण। ठीक है, इधर आप कर लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, नंबर पहला कंडीशन। देखिए गोलीय दर्पण, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में, किस प्रकार से किरण आरेख होगा बच्चों। देखिए हमारा पहला टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है ना बच्चों, कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ध्यान से बातों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो जब अवतल दर्पण से परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। बात समझ में आ रहा है? चलो एक बार और, क्या कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, पड़ती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। चलिए एक बार इसका फिगर बनाकर देखते हैं। देखिए ये होता है बच्चों अवतल दर्पण होता है, और ये अवतल दर्पण का होता है मुख्य अक्ष। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर होता है ध्रुव होता है, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु कैपिटल एफ, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र कैपिटल सी। बातें समझ में आ रही है? तो कहा ये जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण जो है बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित होती है, समांतर जा रहा है, बिल्कुल समांतर जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद ये क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। बातें यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें जब आपको क्लियर हो चुका है पहला कंडीशन, तो उत्तल दर्पण की पहले कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आप पाओगे, वो डिफरेंस आपको क्या है आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन जब होता है ना, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है उत्तल दर्पण के लिए, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। बातें समझिए, गौर से बातों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। सब कुछ आसान है बच्चों, एक बार थोड़ा सा आपको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, समझकर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए क्या कहा जा रहा है उत्तल दर्पण में, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, कोई उत्तल दर्पण है, ऐसे ही होता है उत्तल दर्पण, ये इसका होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर होता है ध्रुव होता है कैपिटल पी, यहाँ पर होता है फोकस बिंदु, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। तो जब भी कोई प्रकाश का क्या होगा ना, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जब इस पर आपतित होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित होता है तो जब यहाँ से परावर्तन होता है तो क्या होता है, ये फोकस बिंदु से होकर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। एक बात यहीं पे आप नोट करिएगा, याद रखिएगा बच्चों, क्या है ना चीजें, कि ये प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है कि जाती है। ठीक है, लेकिन बीच में क्या होता है कि दर्पण आ जाता है, कोई परावर्तक पृष्ठ आ जाता है। अब जानते हो कि परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो
उस पार तो जाएगा नहीं, टकरा के क्या होगा, यहीं से वापस लौटेगा। जो वापस लौटेगा ना तो ऐसा प्रतीत होता है ये फोकस बिंदु से होकर क्या हो रहा है, आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं ना कि फोकस बिंदु से क्या होती है, होकर आती हुई प्रतीत होती है। बातें समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? चलिए दूसरा देखते हैं। ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही है सभी को, अच्छी बात है। दूसरा क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जस्ट इसके विपरीत। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर होता है ध्रुव कैपिटल P, यहाँ पर होता है फोकस बिंदु कैपिटल F, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र कैपिटल C, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जब कोई प्रकाश किरण जो फोकस बिंदु से होकर इस दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। बातें क्लियर है यहाँ तक? दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सेम वही कंडीशन होगा कि इसमें जब क्या होगा ना कि कोई प्रकाश किरण जो है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस की ओर आती है, तो जब मुख्य फोकस की ओर आएगी बच्चों तो परावर्तन होगा, उत्तल दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर है इसका ध्रुव कैपिटल P, यहाँ पे फोकस बिंदु कैपिटल F, यहाँ पे है वक्रता केंद्र कैपिटल C। तो मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण जो फोकस बिंदु की ओर आ रही है, ठीक है, ऐसे फोकस बिंदु पर आती है, फिर यहाँ पे बीच में क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ मिल जाता है। इस परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, टकराती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये द्वितीय कंडीशन रहा आपका, ठीक है। इसके बाद तीसरे कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है बच्चों, तो वहां से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसी मार्ग पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है ना कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव है कैपिटल P, यहाँ पे फोकस बिंदु कैपिटल F, यहाँ पे वक्रता केंद्र कैपिटल C। तो जब कोई प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो टकराने के बाद क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। समझे आप लोग? फिर इसमें तीसरा कंडीशन वही कंडीशन होगा कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। बातें क्लियर? सब कुछ मक्कम? इसको एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आप हमने इस लेक्चर में बात किया कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में, फिर हमने बात किया गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख के बारे में। यहाँ तक बातें यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक अब इतना रहने दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू।